नेक्स्ट है कि द फोर्थ प्रिसेप्ट मुसावादा इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो इन डेली लाइफ, especially when one is not well established in Dhamma, but just a novice on the path. Guilt follows if it is broken. For availing leave from office, if one speaks the truth, one may not get it at all. If one does not create a sense of urgency by blowing up matters a bit, work may not speed up. One feels the need to respond to comments made by colleagues, so we may break the precept. Lies, magnified facts, and figures have become the integral part of our environment. How does one find a middle path between following the precept and being practical at the same time? ये मिडिल पाथ जो है वो सत्य और असत्य के बीच में मिडिल पाथ नहीं होता, और सत्य तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई मीन अगर आप पारमियों की बात करें तो सत्य इकलौता चीज़ है जो दो बार उसकी चर्चा आती है। एक आती है शील की पारमी के रूप में और एक अलग से सत्य की पारमी के रूप में। मतलब टू बी ट्रूथफुल, टू बी ऑनेस्ट, टू बी हैव इंटीग्रिटी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट attribute in progress in Dhamma and in progress in day-to-day life. मैं मानता हूँ कि सामान्यतः इस समय समाज की जो परिस्थिति है उसमें सत्य को फॉलो करना आसान नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दिक्कत होती है। लेकिन अगर लंबे समय का अपना अनुभव है, अगर आप अभी शुरुआत में जैसे कहा कि अभी नॉविस हैं धर्म में, साधना में अभी ज़्यादा पके नहीं हैं, अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है, तो इस तरह के डाउट होना स्वाभाविक है। तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के उद्देश्यों को, जीवन किस लिए मिला है, क्या मिला है, भगवान की शिक्षा को जितना गहराई से समझेंगे उतना हमारा शील पुष्ट होने में मदद मिलती है। जैसे कहा जाता है ना, शील समाधि प्रज्ञा, तो शील पुष्ट होता है तो समाधि सुलभ होती है, समाधि सुलभ होती है तो प्रज्ञा पुष्ट होती है, और प्रज्ञा पुष्ट होती है तो शील पुष्ट होता है। एक्चुअली भगवान की शिक्षा में हमेशा प्रज्ञा को पहले फोरमोस्ट कहा गया, सम्मादिट्ठी को फोरमोस्ट कहा गया, राइट व्यू को फोरमोस्ट कहा गया कि हमारा दृष्टिकोण ठीक है, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। क्या हमारा जीवन के प्रति यही दृष्टिकोण है कि हमें इंद्रिय सुख चाहिए, हमें तो अच्छा जीवन का मतलब यही है कि हमारे खूब पैसे हों, खूब सुख सुविधा से रहें, अच्छा परिवार हो, खूब हमारी प्रतिष्ठा हो, खूब, इसमें किसी में कोई दोष नहीं है। लेकिन क्या यही उद्देश्य है हमारे जीवन का? अगर यही उद्देश्य है जीवन का तो उसका अंत क्या होगा वो हम समझ सकते हैं। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, 5 डेली रिफ्लेक्शन जो हम करते हैं, जरा धम्मोमि, व्याधि धम्मोमि, मरण धम्मोमि, और जो प्रिय से बिछो, कर्म के सिद्धांत का वर्णन, तो वो सब चीज़ें जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो बात समझ में आती है कि सत्य का महत्व क्या है, शील पालन करने का महत्व क्या है। आपने खुद ही बताया, जैसे प्रश्न करता है कि शील का पाठ तोड़ते हैं तो फिर गिल्ट फील होता है, फिर रिमोर्स होता है, दुख होता है, और जब दुख होगा तो फिर आगे तो समाधि का अभ्यास नहीं हो सकता, प्रज्ञा को जागने का कोई सवाल ही नहीं है। तो शील जो है वो हमारा साधना का आधार है, उसको पुष्ट किए बगैर साधना में आगे बढ़ना, दुख से सचमुच में मुक्ति कर पाना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, ये कहना, ये भी एक्सपेक्ट करना कि 100% मैं शील फॉलो करूंगा, ये भी आइडियलाइजेशन होगी। लेकिन हाँ, जब भी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं शील का पालन करूं, ये नहीं कि मैं प्रैग्मेटिज्म के कारण मैं सोचूं कि सत्य बोलने में और झूठ बोलने में कोई मिडिल पाथ है, कि मैं किसी तरह से थोड़ा बहुत झूठ बोलूं, थोड़ा बहुत सच बोलूं, वो धर्म के मार्ग के उपयुक्त बात नहीं है। हाँ, परिस्थितिवश कभी झूठ बोल दिया तो हमको उसका सुधार करना चाहिए, उसका कोशिश करनी, किसी बड़े के पास जाके कहना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, मैं भविष्य में पूरा कोशिश करूँगा कि हाँ आगे से मैं ऐसा ना करूँ। क्योंकि शील को पुष्ट करे बगैर सचमुच में दुखों से मुक्ति हो नहीं सकती। अभी जैसे मैंने निवेदन किया था, जो सुखों की, भगवान जो गृहस्थों के लिए सुख की बात करते हैं, पहला सिख कहते हैं कि मैंने मेहनत से, निष्ठा से, वो इस्तेमाल करते हैं शब्द खून पसीने की कमाई से, ऐसा समझ लीजिए हिंदी में कहें तो, मैंने धन कमाया है तो इस बात की प्रसन्नता होती है कि मैंने निष्ठा से कमाया, मैंने कोई बेईमानी से नहीं कमाया। फिर मैंने इस धन का सदुपयोग किया है अपने परिवार वालों के लिए, दूसरों के लिए देने के लिए, रिश्तेदारों के लिए,
उस बात की खुशी होती है। तो वो कहते हैं ये उत्तरोत्तर खुशी बढ़ती जाती है, पहली सबसे हल्की, फिर दूसरी थोड़ी उससे बढ़ के, क्योंकि उसमें दूसरे लोग सम्मिलित हुए, और तीसरी ब्लेमलेसनेस, डेटलेसनेस। वो कहते हैं डेटलेसनेस मतलब मेरा कोई कर्जा नहीं है, तो अगर कर्जा नहीं है तो इस बात को लेकर भी प्रसन्नता होती है। और चौथी बात आती है ब्लेमलेसनेस, तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे मेरे को अपने पे ग्लानि हो कि मैंने ये गलत काम कर दिया, मेरे को ये शील नहीं तोड़ना चाहिए था। वो दैट इज सपोज टू बी द हाईएस्ट हैप्पीनेस इन द वर्ल्डली सेंस। तो अपने को हाईएस्ट हैप्पीनेस से क्यों वंचित रखा जाए? जो सत्य बोलने के साथ जो परेशानियां आएंगी वो तो आएंगी, लेकिन टैक्टफुली, समझदारी से, बगैर सत्य को कॉम्प्रोमाइज किए हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि भगवान की जो वाणी है उसमें एक सूक्त आता है सच बोलने और झूठ बोलने के बारे में, अभय राजकुमार सूक्त। तो उनको भगवान को घेरने की कोशिश करते हैं किसी तरह से कि वो फंस जाएं सत्य और असत्य में, प्रिय और अप्रिय के चक्कर में। तो उसका जो सार निकलता है वो ये निकलता है कि वाणी जो हमारी सत्य हो सकती है या असत्य हो सकती है, प्रिय हो सकती है या अप्रिय हो सकती है, हितकर हो सकती है या अहितकर हो सकती है। तो इस तरह से अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो कहते हैं कि जो असत्य है वो वाणी तो कभी मैं बोलता ही नहीं हूँ। तो वो सब कॉमन हट गए 4 थे। और जो सत्य है उसमें जो वो प्रिय हो सकता है या अप्रिय हो सकता है, या हितकर हो सकता है, अहितकर हो सकता है। तो इसमें से जो अहितकर है वो तो मैं बोलता ही नहीं। तो सत्य है और अहितकर है तो मैं नहीं बोलता। जो सत्य है और हितकर है उसी को बोलता हूँ, चाहे वो प्रिय हो या अप्रिय, लेकिन उचित समय में बोलता हूँ। आई नो व्हेन इज द अप्रोप्रिएट टाइम टू से अ थिंग। तो ये टैक्ट हमको डेवलप करना चाहिए ताकि हम सत्य के मार्ग पे चल सकें। तो सत्य को की पारमी का महत्व इनफैक्ट सारी पारमियों में सबसे अधिक माना जाता है, क्योंकि भगवान के जीवन की भी जो बोधिसत्व का सारे जीवन की जो वृतांत उपलब्ध हैं जातक कथाओं में, उनमें सब में कहा जाता है कि परिस्थितिवश बोधिसत्व ने कभी ये शील टूट गया, कभी वो शील टूट गया, ऐसा दिक्कत हो आ गई, परिस्थिति ऐसी आ गई कि वो करना ही पड़ गया, लेकिन कभी भी उन्होंने सत्य का शील नहीं तोड़ा किसी भी हालत में। और यही उनका एंकर बना रहा जो उनको आगे बढ़ता चला गया और बुद्धत्व की ओर ले गया। तो सत्य की बहुत महत्व। परिस्थितिवश सत्य नहीं बोल पाए तो उसका तुरंत हमको अपने से बड़े के पास जाके, किसी से भी जिसके पास जो समझदार हो, ये भूल हो गई, और अगर संभव हो तो उसको सुधारा जाए व्यवहारिकता के रूप में। अगर संभव हो किसी तरह से सुधारने का, वो तो व्यवहारिकता की बात होगी, देखना पड़ेगा कि क्या उसको क्या इम्प्लीकेशन है। लेकिन इस कारण से असत्य बोला जाए कि मेरी प्रमोशन रुक जाएगी, जरा मैं कुछ थोड़ा अपने को एग्जैगरेट कर दूं तो प्रमोशन हो जाएगी, वो शॉर्ट टर्म में अच्छा होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा होगा। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं कई सिलेक्शंस में बैठा हूँ। अभी कुछ साल पहले ही DU के VC ने मुझे नॉमिनेट किया था उनके पैनल में। एक बहुत हाई लेवल पैनल थी जिसमें कुछ कॉलेजेस के लोगों को सिलेक्ट करना था, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि कई लोग अपने बायोडाटा में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो कि बिल्कुल निकृष्ट चीज़ें हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। वो उसको भी क्लेम करेंगे, ये भी एक रिसर्च पेपर है, ये भी एक रिसर्च पेपर है, ये भी एक रिसर्च पेपर है। तो सबको उस बायोडाटा में देख के तुरंत ये लगा कि ये आदमी प्रोफेसर या प्रिंसिपल बनने लायक नहीं है कॉलेज का। तो उसको इतनी समझ नहीं, अपना परफॉर्मेंस को इतना अननेसेसरीली ज़बरदस्ती एग्जरेट कर रहा है, जबकि उसकी कोई संभावना ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो उस पता चला उसको तो वैसे ही शॉर्टलिस्ट कर हटा दिया गया। तो ये हमको लगता है कि हम एग्जैगरेट करेंगे, अपनी चीज़ों को थोड़ा बढ़ा जाके करेंगे तो हमारा बायोडाटा अच्छा हो जाएगा, हमारी प्रमोशन हो जाएगी। हो सकता है एक आध बार ये चल जाए, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चलती।
आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। अगर आप बार बार इस तरह का काम करेंगे तो संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और क्रेडिबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू हैव टू स्टे इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और जिनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहती है, हो सकता है उनको प्रमोशन उतनी जल्दी ना मिले, उनको उतना लाभ ना मिले, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट सारे समाज में, सारे ऑर्गेनाइजेशन में दे आर द हाईएस्ट रिस्पेक्ट दे गेट। सबसे ज़्यादा सुख से जी पाते हैं क्योंकि उनको पता है हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जहाँ हमने एक बार कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू किया शील के बारे में, किसी भी शील के बारे में, वहीं पे स्लिप होना शुरू हो जाता है। तो उदाहरण दिया जाता है कि जैसे एक गेंद है रबर की, सीढ़ी के ऊपर से, सीढ़ियाँ हैं, ऊपर से गिरी और एक गिरी तो फिर वो अगली सीढ़ी पे गिरेगी तो और ऊंची जाएगी, अगली सीढ़ी पे गिरेगी और ऊंची जाएगी, नीचे आते आते वो सीधा छत को टच करने लग जाएगी। यही हाल हमारे शील के कम होने का होता है। अगर शील घट को हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया तो कहीं नहीं जाके रुकेगा। एक सूत्र है जो आई थिंक इसके बारे में मैं, जिन्होंने प्रश्न किया उनको कहूँगा उसको पढ़ने को, अंबलिठिका राहुल वादा सुत्ता। तो राहुल जो थे वो 7 साल के थे और 7 साल की आयु में उन्होंने, जब वो तुरंत मुझसे वहीं से आए थे कपिल वस्तु से, कुछ ही 7 साल की आयु में ही वहाँ से वो अपने पिता के साथ आए थे। जब उनको कहा कि मुझे अपना उत्तर वो चाहिए, आपसे कुछ शिक्षा चाहिए, मैं आपका उत्तराधिकारी हूँ तो आपको मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा उत्तराधिकारी तो यही है कि आप भिक्षु बन जाइए। तो आ गए थे। तो क्योंकि वो बच्चा ही था तो कमेंटेरियल लिटरेचर में कहा जाता है कि वो कभी कभी झूठ बोल देता था और झूठ मजाक मजाक में भी झूठ बोलते थे। तो भगवान उसके बाद जाके उसको समझाते हैं, ये नहीं कहते कि तूने झूठ बोला, तुझे नहीं बोलना चाहिए था, कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। कि एक श्रमण के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है उसके लिए अगर झूठ बोलेगा तो उसका सामान्य सर्व समाप्त हो गया, उसके सारे गुण समाप्त हो गए। और अंत में वो कहते हैं कि जो आदमी झूठ बोलने का आदी हो गया है एक बार, तो उससे आशा की जा सकती है कि वो हर तरह का गलत काम कर लेगा। जिसके अंदर सत्य बोलने की बात है वो कोई भी गलत काम करने से 100 बार सोचेगा और पूरी संभावना है कि वो उसके सत्य बोलने का जो शील है तो उसको बाकी गलत काम करने से रोक देगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो साधकों के लिए जो इस तरह की दिक्कत महसूस करते हैं। आई मीन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज तो है ही और हमें कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सत्य पे चलेंगे, कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं, कुछ लोग आपकी वर्ल्डली सेंस में प्रोग्रेस हो सकता है धीरे हो जाए, बट क्या वो महत्वपूर्ण है या मेरा शील महत्वपूर्ण है, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय एवरी इंडिविजुअल। आई वांट से कि ये करो या वो करो, भगवान की शिक्षा ये कहती है कि ये करना चाहिए। so that's what I would like to say. Of course there are situations where you get trapped, but ये हमें भ्रम है कि अगर हम टैक्टिकली झूठ बोल जाएंगे तो निकल जाएंगे, ऐसा होता नहीं। इवन इन डिप्लोमेसी अगर आप झूठ बोलेंगे तो मारे जाएंगे अल्टीमेटली। You have to speak the truth in a manner that you don't tell a lie. You can't tell a white lie at all. You have to tell in a manner that you don't convey the information. That's perfectly fine. You don't convey the information. तो वो टैक्टिक्स की बात है, समझदारी की बात है। बिजनेस में भी आप सोचते हैं कि झूठ बोल के काम चल जाता है, हाँ कुछ समय तक तो चल जाएगा। When it will catch up on you, you never know. And when it catches up, it demolishes everything. आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस खत्म हो गई। सत्यम हमारे देश में क्या हाल हुआ उसका, एनरॉन कॉर्पोरेशन का क्या हाल है, कहाँ है आर्थर एंडरसन, कहाँ है, समाप्त हो गए। जो लीडिंग कंसल्टेंट ऑफ द वर्ल्ड थी ऑर्गेनाइजेशन, आर्थर एंडरसन, फिनिश्ड। एनरॉन फिनिश्ड बिकॉज वो उनकी बजटिंग में उन्होंने मिस गड़बड़ की, पकड़ी गई, कई साल तक नहीं पकड़ी गई, और जब पकड़ी गई तो खत्म हो गई कंपनी। सत्यम खत्म हो गई कंपनी क्योंकि वो झूठ बोला। जो बैलेंस शीट थी उसमें गड़बड़ कर दी, दिखा दी
फायदा हुआ नहीं, दिखा दिया फायदा हुआ है ताकि शेयर बढ़ जाए। तो इमीडिएटली हर कर्म का फल इमीडिएटली आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो हमको अपने अनुभव से और दूसरों के अनुभव से भी देखना चाहिए कि क्या ऐसा। हाँ, कई जगह टैक्टिकल झूठ बोल के लोग आगे बढ़ते आते हैं, काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाते हैं, और कहाँ जाके कर्म जो है कैच करेगा क्या पाना बड़ा मुश्किल। एक उदाहरण हमारे सामने है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही यूजफुल, आपने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया बहुत ही यूजफुल था, और मैं ऐसा भी सोच रही थी कि जैसे आप खुद भी आप अपने प्रोफेशन में रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे रहे हैं लेकिन आपने वो शील्ड मेंटेन किया है, तो हम लोग भी वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं। If it's possible for one, if it's possible for anyone. Sir, next ना, हमारा प्रोफेशन बेटी ऐसा है कि उसमें चैलेंजेस अलग तरह के रहते हैं। अगर आदमी जैसे प्रोफेसर के रूप में, इफ वन इज नॉट एक्सेसिवली एम्बिशियस, देन देयर इज द challenges are lesser. In business challenges are very high, there is no doubt about that, उसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम अपनी लोभ की प्रवृत्ति को कम रखें तो चैलेंज को मीट किया जा सकता है। और क्या दिक्कत क्या है, लोभ थोड़ा कम हो जाएगा और जो हमारा जो लाभ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा थोड़ा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हम अपने शील को पुष्ट करने की पूरी कोशिश करते रहें। दिक्कत जरूर आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। खासतौर पर बिजनेस में मुझे मालूम है कि कितनी दिक्कत आती है, बहुत अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं आज, क्योंकि समाज ऐसा है। लेकिन अगर हर आदमी शील से कॉम्प्रोमाइज करता रहेगा तो समाज सुधरेगा कैसे? समाज में शीलवान लोग जी कैसे पाएंगे? और शीलवान लोग नहीं होंगे तो समाज में सामंजस्य कैसे बैठेगा? आपस में झगड़ा, आपस में मिसट्रस्ट जो आज देख रहे हैं समाज में, उसका कारण क्या है? मिसट्रस्ट क्यों है? एक दूसरे पे विश्वास क्यों नहीं? क्योंकि मालूम है ये सच बोलने की तो आदत नहीं रही लोगों को। अगर सिर्फ सच बोलने की आदत रहे तो बाकी सारी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। अब बाकी चारों शील आपके अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है आप सच बोलना है। कोई पूछेगा कि चोरी की तुमने, तो आप झूठ नहीं बोल सकते। आपने अगर ये संकल्प किया तो आप नहीं कर सकते फिर वो काम। व्यभिचार किया तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। नशा पता किया तो झूठ नहीं बोलेंगे, तो बताएंगे तो अगली बार अपने आप ब्रेक लग जाएगी। तो इसलिए शील, और खास तौर पे सत्य के शील का, इसीलिए शायद वो 2 बार कहा गया है ना। पारमियों में कोई चीज रिपीट नहीं होती। एक कहा शील की पारमी, फिर कहा सत्य की पारमी। 8वीं 7वीं 8वीं पारमी कही सत्य की पारमी। सत्य का कि ट्रुथफुलनेस इन कंडक्ट, नॉट जस्ट वर्बल। ये नहीं कि सिर्फ वाणी से सत्य शब्द जैसा है वैसा बोल दिया, कंडक्ट में भी। क्योंकि वाणी से आप सत्य बोल सकते हैं लेकिन उसका डिस्टॉर्ट ऐसा कर सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर दें। आपके इंटीग्रिटी की बात है कि जो आपने कहा जैसे जो आप कह रहे हैं वैसा करेंगे, तो ट्रुथफुलनेस वाली बात आती है। तो ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अम्बा लट्ठी का राहलवाद सुत्ता है उसको पढ़ना चाहिए। सत्य के महत्व को जैसे उन्होंने समझाने का प्रयास किया, बहुत विवरण से समझाया कितना उसका महत्व है। कि और यही बात जो मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित की और जो सटीक लगी कि there is no evil that a person who freely tells lies, there is no evil that he will not do. He can do anything. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात। मैं कोई कमी ये नहीं कह रहा कि प्रोफेशनल में चैलेंजेस नहीं है। मुझे मालूम है बहुत चैलेंजेस है प्रोफेशन में, खासतौर पर बिजनेस में बहुत ज़्यादा चैलेंज है, डिप्लोमेसी में, सब जगह चैलेंजेस है। लेकिन पुलिस में लोग कहते हैं चैलेंजेस, लेकिन जो झूठ बोलता है उसको ज़्यादा देर नहीं चलती बात, और जो सच बोलता है उसको दिक्कत होती है। मैं जानता हूँ। आई डोंट वांट टू नेम, आई नो वेरी सीनियर आईपीएस ऑफिसर पर्सनली, जो सच के कारण उनको काफ़ी दिक्कत हुई, बट शी इज़ हैप्पी एंड इट्स इवेंचुअली हेल्प्स हर। Can I intervene, sir? हाँ जी सर, इस कॉन्टेक्स्ट में एक जो रामलिंगम राजू था सत्यम का जो सीईओ, उसने जो अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा था, आई थिंक दैट इज वेरी इंस्पायरिंग। आई फाउंड इट वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि उसने ये लिखा था कि जब मैंने पहले साल
बैलेंस शीट फर्ज करी, मैंने बहुत छोटा सा अमाउंट फर्ज किया था. आई हैड टू शो 18% ग्रोथ टू द स्टॉक मार्केट, तो मैंने बहुत छोटा अमाउंट फर्ज किया. बट नेक्स्ट ईयर आई हैड टू फर्ज बाय अ ह्यूजर अमाउंट, क्योंकि मुझे उतनी ही ग्रोथ दिखानी थी. और करते 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 आफ्टर 10 years मैं इतना ह्यूज हजारों करोड़ों का झूठ बोल रहा था. एंड इट वाज लाइक राइडिंग अ टाइगर. उसने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है कि आफ्टर, शुरुआत मैंने छोटे से झूठ से करी थी, एंड आफ्टर 10 years आई वाज राइडिंग अ टाइगर. एंड अगर मैं उतरता वो टाइगर मुझे खा जाता, बट अब मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, आई हैव टू रिजाइन. सो इट्स, आई फाउंड इट क्वाइट इंस्पायरिंग फॉर मी कि शुरुआत उसने बहुत छोटे से झूठ से करी थी, बट देन ही हैड टू शो दैट अमाउंट ऑफ ग्रोथ एवरी ईयर. तो हर साल वो फिगर बढ़ते 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 पता नहीं कहाँ पहुंच गया. Thank you very much, Apoor. Thank you very much. That resignation letter is available. That'd be good to keep it in the group. You can share it in the group. That'd be very good. Yeah, thanks, Apoor. Sir, next